अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 13 हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए थे। आज हम चैप्टर नंबर जो 14 है इसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 14 जो है ये हमारा करंट और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछला चैप्टर हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जिन चार्जेस की स्टडी की थी वो चार्जेस थे जो रेस्ट में होते हैं। वो तमाम चार्जेस जो रेस्ट में होते हैं उनको हम जिस पैटर्न पे जिस फील्ड में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं, अगर चार्जेस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, चार्जेस मोशन में हैं, तो तब अगर हम उनको स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने इस चैप्टर में उन चार्जेस के बारे में पढ़ना है जो मोशन में है। पीछे हमने पढ़ा है रेस्ट में जो चार्जेस है, यहाँ पे हमने पढ़ना है जो चार्जेस मोशन में है। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि आप इस चैप्टर में जो स्मार्ट सिलेबस के रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आप मार्क कर लें, तो फिर हम इसकी प्रॉपर जो है वो स्टडी शुरू करते हैं। जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक, फिर इसके बाद यानी कि 14.1 वाला, और फिर इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ करंट। करंट को हम मेजर कैसे करते हैं, ये मेजरमेंट ऑफ करंट, पेज नंबर 93 पे। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे मेजर करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मूविंग चार्जेस का पोटेंशियल डिफरेंस। पीछे हमने स्टेशनरी चार्जेस का पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ये क्या है। फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला टॉपिक। और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, ये भी शामिल है। और फिर इसके बाद है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ और इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की हैं, वीआई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। और फिर इसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस शामिल नहीं है, ये वाला नहीं है। फिर इसके बाद आगे आप आ जाएं तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स भी नहीं है बाय डेफिनेशन, आप बस इनको देख लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर शामिल है जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी है, और उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये रेजिस्टर के दोनों कॉम्बिनेशन, जैसे हमने कैपेसिटर के पढ़े थे वैसे रेजिस्टर्स के भी हैं। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ, ये 14.10 वाला टॉपिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। और फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर, और फिर इसके बाद है किलोवाट आवर। ये टॉपिक्स शामिल हैं, ठीक है। इसके आगे ये डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट वाला नहीं है, ये नहीं है। डीसी एसी वाला नहीं है। और ये सप्लाई टू हाउस भी नहीं है, हाउस वायरिंग भी नहीं है। ये आगे एंड वाले जितने हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे टॉपिक्स जो है ना, ये सारे ओमिट कर दिए गए हैं। सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स भी ओमिट कर दिया गया, ये फ्यूज वगैरह सब कुछ निकल गया, ये सारे टॉपिक शामिल नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हो गया, कुछ टॉपिक्स जो निकल गए हैं। अब हम इसकी
फर्दर जो है वो प्रॉपर इसकी रीडिंग पे और अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि करंट क्या होती है, मोशन ऑफ द चार्जेस। जब चार्ज मूव कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं करंट। ठीक है जी। प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की लें तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो का रेट है, मतलब कितनी स्पीड से चार्ज टाइम के हिसाब से फ्लो करता है, टाइम के हिसाब से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, स्पीड नहीं, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम के हिसाब से, उसे हम कहते हैं करंट। इफ क्यू चार्ज इज पासिंग थ्रू एनी एरिया इन टाइम टी, देन करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट विल बी। करंट का फॉर्मूला है चार्ज ओवर टाइम, यानी कि आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, और इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट है एम्पियर। ठीक है जी। एम्पियर को भी हमने डिफाइन करना है, यहाँ से कर सकते हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजर रहा है तो करंट होगी 1 एम्पियर। ये अगले पेज पे डेफिनेशन है। इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम passes through a cross sectional area in 1 second, then current is 1 ampere. Smaller units of current are milliampere and microampere, which are defined below. मिलीएम्पियर का मतलब 10 raised to power -3 है, प्रीफिक्सेस हैं ये, और माइक्रो मतलब 10 raised to power -6 है। ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 मैंने आपको पढ़ाए हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट और व्हाट इज एम्पियर। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात ये कि ये करंट हमारे पास आती कहाँ से है? चार्जेस को किसी कंडक्टर में मूव करवाने के लिए, इलेक्ट्रिक वायर में जैसे चार्जेस मूव करते हैं, तो क्यों मूव करते हैं चार्जेस, फ्लो क्यों करते हैं, ये इसके पीछे रीजन क्या होती है आपको पता होगा इस रीजन का। अगर नहीं पता तो अभी पेज पे सामने आपको नजर भी आ रहा है, जो मैंने हाईलाइट किया है इसके नीचे। करंट हमें मिलता कहाँ से है? करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। जैसे कि बैटरी है, एक छोटा सेल होता है ना, हम खिलौने में डालते हैं तो खिलौना जो है उसमें लाइट्स वगैरह ऑन होना शुरू हो जाती हैं, उसमें मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो जब तक हमने सेल नहीं डाला उसमें ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होगी। वजह क्या है कि सेल जो है या बैटरी जो है वो उसमें सोर्स है करंट प्रोड्यूस करने का। तो बैटरी जो है वो करंट कैसे प्रोड्यूस करती है, ये हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। इसको अभी हम थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि बैटरी से करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। इसको समझने के लिए इस फिगर को जरा देखें। बैटरी हमें करंट कैसे देती है? करंट बेसिकली है क्या कि फ्लो ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब वायर में से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। अब उन्हें पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए ये सेल यूज हो रहा है। बेसिकली सेल के अंदर से कोई चीज नहीं निकलती, सेल का साइज उतना ही रहता है, आप उसे 2 दिन 10 दिन 20 दिन इस्तेमाल करें, उसमें साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पड़ता है फर्क? कभी आपने ऑब्जर्व किया हो किसी के पास कोई ऐसा सेल हो जो इस्तेमाल करने के बाद छोटा हो गया, ऐसा हुआ है कभी? डेफिनेटली ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि सेल के साइज में फर्क नहीं पड़ता। तो कभी आपके जहन में ये बात नहीं आई कि सेल जो है वो खत्म होने का मतलब क्या है? हम कहते हैं जी सेल खत्म हो गया। अब सेल खत्म होने का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर जो
इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने की कैपेसिटी थी ना, उनको उनको फ्लो देने की कैपेसिटी वो खत्म हो गई है। अब वो फ्लो देने की कैपेसिटी क्या होती है? सेल के अंदर होते हैं केमिकल्स, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं सेल के अंदर, जो क्या काम करते हैं कि सेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उनको ये मूव कराते हैं, उनको धक्का देते हैं, सेल से बाहर निकालते हैं। एक साइड से सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो सेल के अंदर जो है ना, वो आप समझिए कि धक्का देने की एक फोर्स है जो उन इलेक्ट्रॉन्स को धक्के दे के बाहर निकाल दिया दूसरे एंड से, और वो इलेक्ट्रॉन्स फिर जो है वो मूव करते हुए जब पहुंचते हैं किसी भी रास्ते में, कोई डिवाइस लगा है जैसे बल्ब लगा हुआ है या पंखा लगा है, वहां से गुजरते हैं, लाइट है कोई, तो वहां पे वो अपनी वो एनर्जी जो धक्के से उनको मिली है ना, वो एनर्जी वहां पे देके फिर वापस जाते हैं सेल के अंदर एनर्जी लेने के लिए। इसको बेहतर समझने के लिए आप इस फिगर को जरा देखें। ये फिगर जो आपको नजर आ रही है, इसमें ये एक बैटरी है, इस बैटरी के अंदर से इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं। नेगेटिव टर्मिनल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है, आप इनको देखें, बल्ब तक जो पहुंच रहे हैं और उसके बाद बल्ब से जो निकल रहे हैं, इन दोनों, ये जो इलेक्ट्रॉन सर्कल्स जो बनाए गए हैं, इन सर्कल्स में आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? ये जो लैंप में पहुंचने से पहले पहले वाले सर्कल्स हैं, इनमें साइडों पे छोटी छोटी लाइनें बनी हैं, मतलब दे आर एनर्जेटिक, अभी इनमें एनर्जी है, बैटरी से निकले हैं एनर्जी लेके, लैंप के अंदर गए, अपनी एनर्जी यूज की, लैंप को ग्लो किया और फिर आगे वेले होके एनर्जी जाया करके बाहर आ गए और फ्लो करते हुए फिर बैटरी में आए हैं, और बैटरी में आने के बाद दोबारा बैटरी से एनर्जी ली है और फिर ये दूसरे एंड से पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी में एंटर हुए हैं और फिर बैटरी के अंदर से गुजर के बाहर को आए हैं और फिर आगे मूव करते जा रहे हैं। तो क्या होता है कि हायर पोटेंशियल, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल कहते हैं। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं ऐसे, ये इनका फ्लो है। और ये फ्लो कब तक होता रहता है? जब बैटरी के अंदर, जब तक इनको मूव करने के लिए फोर्स मौजूद है, वो जो फोर्स बैटरी के अंदर मौजूद है ना, वो इनको जब तक यहाँ से यहाँ तक मूव करा सकती है तब तक हम कहते हैं कि सेल चल रहा है। फिर ये अगर बल्ब ऑन होना बंद हो जाए तो हम कहते हैं सेल खत्म हो गया। और खत्म तो वो होता ही नहीं है, वो साइज भी उसका उतना ही रहता है, उसकी शेप भी वही रहती है, सिर्फ उसके अंदर से वो कैपेसिटी खत्म हो गई है जो थी। वो कैपेसिटी उसके अंदर क्यों थी? उसके अंदर थे केमिकल्स, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम कहते हैं। तो वो जो केमिकल कंपाउंड्स थे इसके अंदर, जिनकी वजह से अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे थे और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहे थे, वो केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी का एंड हो गया। तो इस वजह से फिर अब इलेक्ट्रॉन्स के पास कैपेसिटी नहीं रही मूव करने। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि हाउ चार्ज फ्लोज इन अ सर्किट या हाउ करंट फ्लोज इन अ सर्किट, तो आपने ये सारा पैराग्राफ जो है वो इसमें लिखना होता है। देखें, कहता है बैटरी इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ करंट, द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द बैटरी सेपरेट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस as shown in the figure. The separation of the charges set up potential difference between the terminals. कहता है बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है उससे पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं। एक तरफ सारे पॉजिटिव इकट्ठे हो जाते हैं और दूसरी तरफ सारे नेगेटिव इकट्ठे हो जाते हैं। कहता है इससे क्या होता है कि बैटरी के अंदर दो पोटेंशियल बन गए हैं। When we connect a conducting wire across the terminals of the battery, बैटरी के साथ जब हमने कंडक्टिंग वायर लगाई, मतलब जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, the charge can move from one terminal to the other due to potential difference. अब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज जो है वो फ्लो कर सकेगा एक एंड से दूसरे एंड पे। द केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी चेंजेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एज द चार्ज मूव अराउंड द सर्किट, और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
ये इलेक्ट्रॉन लेते हुए जब मूव करके तो सर्किट में से गुजरते हैं, लैंप में से गुजरते हैं, तो अपनी एनर्जी को ज़ाया कर देते हैं, यूज़ कर लेते हैं। ज़ाया करने का मतलब है यूज़ करते हैं। दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट, लाइट एंड साउंड एटसेट्रा if it is only the energy which changes from form, but the number of charge carriers and the charge on each carrier always remain the same। कहता है समझने वाली बात क्या है कि ये चार्जेस उतने के उतने ही रहते हैं जितने हैं, ये ज़ाया नहीं होते, सिर्फ एनर्जी है जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। दैट इज चार्ज कैरियर्स आर नॉट यूज्ड अप। इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वी यूज द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को बार बार लिखने की बजाय क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं, विच इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एक चार्ज ने जितनी पोटेंशियल एनर्जी कैरी की होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये साथ आपने फिगर बनानी। इस पे क्वेश्चन क्या होगा, हाउ करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट। ये एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, आपको पेपर में भी पूछा जा सकता है। और ये फिगर की जिसको समझ आ गई है ना, समझे कि उसे इलेक्ट्रिक करंट का पता चल गया। ठीक है जी, क्लियर है ये टॉपिक सबको क्लियर है, आगे चलें। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक करंट तो आपको पता चल गया कि वो करंट जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है। लेकिन आपने अक्सर बुक्स में देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम करंट की डायरेक्शन शो करते हैं तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है हमेशा। सर्किट में हम करंट की जो डायरेक्शन शो करते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, एक्चुअल में वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है। लेकिन हम पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों शो करते हैं, हम जो करंट सर्किट में शो करते हैं ना वो होती है कन्वेंशनल करंट। जैसे ये एक सर्किट बना हुआ देखें, अब इसमें करंट जो है वो कैसे फ्लो हो रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये एरोज लगे हुए हैं। हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा। हकीकत में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए सर्किट के अंदर से गुजर के फिर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं। तो वो जो करंट की डायरेक्शन है वो है इलेक्ट्रिक करंट की, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। जो हम इसमें सर्किट में शो कर रहे होते हैं वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। अब ये कन्वेंशनल करंट क्या चीज़ है, शुरू शुरू में जब साइंसदानों को ये नहीं पता था कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करती है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाला इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, और साइंसदानों ने ये समझना शुरू कर दिया कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से मूव करती है। और जितनी भी स्टडी की गई और जो भी थेरीज बनाई गई वो इसी बेस पे बनाई गई कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जो है वो जाता है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो करता है। हकीकत में ऐसा जब पता चला कि ऐसा नहीं है, तो उस वक़्त फिर या तो वो सारी पिछली जो इनकी नॉलेज था, थेरीज बनी हुई थी, उनको गलत कर दिया जाता, या फिर कोई दूसरा रास्ता निकाला जाता कि उसी सारे नॉलेज को हम यूज़ कर लेते आगे भी। तो साइंसदानों ने ये नतीजा निकाला और ये कहा कि हम उस करंट को जो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाती है उसको हम कन्वेंशनल करंट का नाम दे देते हैं, और जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक्चुअल में फ्लो कर रही है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कह लेंगे। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हायर पोटेंशियल कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल हम कंसिडर करते हैं। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। ये किताबों में जो सर्किट बनाना है वो ऐसा बनाना है। एक्चुअल में करंट जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, जो कि जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। तो बुक के अंदर जब भी सर्किट बनाना है वो कन्वेंशनल करंट के टाइप का आपने बनाना है, और वैसे एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट होती है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। ये आप रीडिंग कर लीजिएगा सारी। ये रीडिंग एज सच याद करने के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि आपको पता हो कन्वेंशनल करंट क्या होती है। तो वो डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये डेफिनेशन लिखी हुई है।
current flowing from positive to negative terminal of the battery due to the flow of positive charges is called conventional current। कहता है वो करंट जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और ये किन चार्जेस की वजह से होती है? पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। जबकि इलेक्ट्रिक करंट किन चार्जेस की वजह से होती है? वो होती है नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कहता है कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। कहता है इसका इफेक्ट हम वैसा ही कंसीडर करते हैं जैसा नेगेटिव चार्जेस वाली करंट का होता है, सिर्फ इसमें डायरेक्शन का फर्क है। तो बाय डेफिनेशन सिर्फ आप इस चीज का इसमें देख लें। और बाकी मैं आपको जो बार बार बात बता रहा हूं कि सर्किट में हमने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो रखना है करंट का, और वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हो। अब करंट को मेजर कैसे करते हैं इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया वो ये दिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, उसको मेजर करने का यूनिट क्या है, एम्पियर, उसको डिफाइन किया। और फिर वो करंट प्रोड्यूस कैसे होती है ये हमने देखा बैटरी के जरिए। और फिर कन्वेंशनल करंट क्या होती है ये हमने पढ़ा। इसमें से शॉर्ट आंसर आपने जो तैयार करने हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर और कन्वेंशनल करंट। ये आपने 3 शॉर्ट प्रिपेयर करने हैं, लर्न करने हैं। और प्रैक्टिस के तौर पे आपने ये जो फिगर है ये कन्वेंशनल करंट वाली फिगर साथ बनानी है आपने, अगर आपको ये डेफिनेशन आ जाए। और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डेफिनेशन के साथ फार्मूला यूनिट वगैरह आ जाएगा। और इस फिगर की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है 14.11। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे तो आगे से पढ़ेंगे।